नमस्कार प्यारे साथियों, मेरा नाम शिफाली है। मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में। आज की वीडियो का विषय है आदिकाल की पृष्ठभूमि, यानी कि हम इसमें आदिकाल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे जो कि उसके आरंभ से संबंधित हैं। आप इसे आदिकाल की फाउंडेशन क्लास भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो आदिकाल का समय, तो आदिकाल का सामान्य समय हम 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक मानते हैं। इससे पहले की वीडियोस में हमने हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, उसका काल विभाजन किस प्रकार से किया गया और सामान्यतः हम किसे काल विभाजन माने और किसे हम सही समय माने, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो अगर मैं आदिकाल के समय की बात करूं, जो कि रामचंद्र शुक्ल जी ने मान्यतः माना है कि क्रमिक संवत 1050 से 1375 तक, तो उसी को यहाँ पर ईस्वी में दिया गया है। और सामान्यतः अगर ईस्वी की बात करें तो 1000 से 1350 ईस्वी तक इसका समय माना जाता है। तो हिंदी साहित्य के जन्म काल, शिशुकाल, प्रारंभिक काल को ही आदिकाल कहा गया है। तो जो हिंदी साहित्य का आरंभिक काल रहा, जहाँ से हिंदी साहित्य की शुरुआत हुई, जैसे कि हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य की शुरुआत हम 1000 ईस्वी से लेकर अब तक मानते हैं। तो जो उसका शुरू का काल रहा, उसे क्या नाम दिया जाए, इस पर काफी अधिक विवाद भी रहा, जिसे हम आगे भी देखेंगे। लेकिन उसे सामान्य रूप से हम आदिकाल की संज्ञा देते हैं। तो यहाँ के लिए अभी इतनी ही बात काफी है। भारतीय राजनीतिक दृष्टिकोण से जब भारत में हर्षवर्धन के साम्राज्य का पतन हो रहा था, उसी समय हिंदी साहित्य का उदय हो रहा था। तो यहाँ उस समय की राजनीतिक स्थिति का वर्णन है कि उस समय भारत में हर्षवर्धन के साम्राज्य का पतन हो रहा था, जब आदिकाल का उदय हो रहा था। तो वहीं डॉक्टर नगेंद्र ने भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का बढ़ाव ही हिंदी साहित्य का आदिकाल माना है। हिंदी साहित्य के आदिकाल की सामग्री में उत्तर अपभ्रंश की सभी रचनाओं का समावेश किया जाता है। अगर हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो हिंदी साहित्य की जो आरंभिक काल रहा, उसके अंदर जो भाषा थी, उसे क्या नाम दिया जाए, क्योंकि हम जब सामान्यतः भाषा का विभाजन करते हैं तो हम 1000 ईस्वी से आधुनिक आर्य भाषाओं पर आ जाते हैं और उससे पहले जो है अपभ्रंश भाषा रही। कभी भी कोई भी बदलाव एक साथ नहीं आता, एक संक्रमण काल उसका रह जाता है, यानी कि जब वो पहले वाली संस्कृति भी है और नई संस्कृति भी है और उन दोनों के बीच में एक टकराहट हो रही है और एक नई संस्कृति का उदय हो रहा है, तो उस समय को किसने क्या नाम दिया, यहाँ हम उसकी चर्चा देख सकते हैं। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी अथवा अवहट के नाम से भी पुकारा जाता है। तो यह अगर कोई पूछे कि जो आदिकाल की आरंभिक रचनाएं हैं वे किसमें लिखी गई हैं, तो वह अवहट में लिखी गई हैं। जैसे कि विद्यापति को आप एक अवहट के कवि के रूप में जानते हैं। विद्यापति की जो रचनाएं हैं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, उसकी भाषा को भी हम मूलतः अवहट ही मानते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के नाम से संबोधित किया था और डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट कहकर पुकारा था। यहाँ से भी कई बार पूछ लिया जाता है कि हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट किसने कहा, तो वह भोला शंकर व्यास जी ने कहा। आगे देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहा और रामचंद्र शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को प्राक्तभास हिंदी कहकर पुकारा है। आचार्य शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय महाराजा भोज के समय से लेकर समय के कुछ पीछे तक माना जाता है। यहाँ से भी कई बार पूछ लिया जाता है, यह काफी अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है कि रामचंद्र शुक्ल ने मूलतः राजनीतिक स्थिति के आधार पर क्या माना। तो आदिकाल का समय उन्होंने राजनीतिक स्थिति के अनुसार महाराजा भोज के समय से लेकर हमीरदेव तक माना। और अगर हम आगे देखें, 8वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक के भारतीय इतिहास राजनीतिक परिस्थिति हिंदू सत्ता के धीरे धीरे क्षय तथा इस्लाम सत्ता के धीरे धीरे उदय होने की करुण कहानी है। जब हम 8वीं से 15वीं शताब्दी देखते हैं तो इस समय में काफी अधिक विदेशी आक्रमण हो रहे थे और इस समय में ही इस्लाम का उदय भारत के अंदर हुआ था। और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्ध के प्रभावों मनोस्थिति का प्रतिफलन है। तो इस वीडियो में हमने यही देखा कि किस तरह से आदिकाल की पृष्ठभूमि रही, कैसे उसकी भाषा का विकास हो रहा था, कैसे जो भारी आक्रमण थे वह साहित्य को प्रभावित कर रहे थे। तो इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे हम
चर्चा करेंगे कि जो आदिकाल को विभिन्न नाम दिए गए वे किस आधार पर दिए और किसने क्या माना। और उसके साथ जैसे हम जानते हैं कि आदिकाल के साहित्य को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं, रासो साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य और लौकिक साहित्य। तो उन्हीं 4 मुख्य विधाओं को लेकर भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।